बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में एक मेथड में हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स आर यूज टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। अब हमने देखना है एंटीबायोटिक क्या है और उसका यूज क्या है और मिस यूज क्या होता है एंटीबायोटिक्स का। सबसे पहले एंटी मीन अगेंस्ट बायोस कहते हैं लाइफ को, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज क्या है? इसका यूज है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंफेक्शियस डिजीज। किसी भी इंफेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स हैं या तो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करेंगे या फंजाई या एक्टिनोमाइसिट्स इसको सिंथेसाइज भी करेंगे और सिक्रीट भी करेंगे बैक्टीरिया और फंगस। अब हमने देखना यह है कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी डिसीज के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है। तो उसको देखने के लिए एक जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, उसे मालूम होता है उसका मोड ऑफ एक्शन। उसका मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए उसका कि कौन से एज ग्रुप में यूज करवानी है, उसकी डोज क्या होनी चाहिए, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करेगी, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी या फिर उसके डीएनए को डैमेज करेगी। तो लिहाजा मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, बच्चों में क्या इफेक्ट्स हैं और बड़ों में क्या है, कौन कौन सी डिजीज में यूज करवानी है और कौन सी में यूज नहीं करवानी। अगर उसका मोड ऑफ एक्शन पता ना हो तो फिर हम ड्रग को चॉइस करने में, कोई भी ड्रग यूज करवाने के बारे में करवाने से पहले फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जब हम कोई एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो अगर एंटीबायोटिक की अमाउंट लेस होगी, जितनी बैक्टीरिया को किल करने के लिए चाहिए उतनी नहीं होगी, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी कि बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव कर लेगा, अपने अंदर एवोल्यूशन ले आएगा। उस एवोल्यूशन के रिस्पॉन्स में फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उसको हाई डोज यूज करवानी पड़ेगी। और अगर हम हाई डोज यूज करवाएं तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, लिहाजा एक प्रॉपर डोज एडजस्ट करनी पड़ती है और प्रॉपर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम उसका मिस यूज करेंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट हैं? उसका इफेक्ट ये है कि ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगी, डेथ भी काज कर सकती है, इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं बॉडी पे। तो सबसे पहले मिस यूज का जो इफेक्ट है वो है पेनिसिलिन करती है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी, फंगस से ये रिलीज होती है और ये एलर्जिक रिएक्शन काज करती है, बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज करेगी। इसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये ऑडिटरी नर्व को डैमेज करेगी। ऑडिटरी नर्व वो होती है जो हमारे हियरिंग के पर्पस के लिए यूजफुल होती है, सुनने के काम आती है। ऑडिटरी नर्व जो है इसको डैमेज करेगी, उसकी वजह से डेफनेस होगी। और एक टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन का ये काम है कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। अगर इसका मिसयूज हो तो इसका साइड इफेक्ट ये है कि परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ की डिस्कलरेशन करेगी। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करने हैं कि पेनिसिलिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के और टेट्रासाइक्लिन के। लिहाजा इसके मिसयूज से भी बचना चाहिए और यूज करने से पहले उसको फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये जो किंगडम है प्रोकैरियोट का, इसमें साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया इंक्लूड हैं। बैक्टीरिया की डिटेल हमने पढ़ी है, अब हम साइनोबैक्टीरिया की डिटेल देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया जब किंगडम मोनेरा नहीं था, इसको ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते थे, कि ब्लू ग्रीन एल्जी पहले कहा जाता था। बाद में पता चला कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी सेल वॉल जो है, सेल है जो वो प्रोकैरियोट टाइप है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, लिहाजा इसको ब्लू ग्रीन एल्जी से निकाल के इसको मोनेरा में रख दिया। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा ये डिफर करता है, वेरी करता है साइज में, कुछ बहुत छोटे होंगे कुछ बहुत बड़े होंगे। उसकी शेप भी वेरी करती है, बाज फिलामेंटस होंगे, बाज वेजिकल की फॉर्म में होंगे। और इसका साइज है 1 to 10 माइक्रोमीटर
वेरी करता है साइनोबैक्टीरिया टू साइनोबैक्टीरिया। अब कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो यूनिसेलुलर होंगे, कुछ हैं कॉलोनियल होंगे, और कुछ हैं फिलामेंटस, एक फिलामेंट शेप में होंगे, और कुछ ट्राइकोम, ट्राइकोम कहते हैं चेन बनाएंगे। ये जो ट्राइकोम है ये डिफरेंट सेल आपस में मिलके एक चेन बनाते हैं, इसे कहते हैं ट्राइकोम। इनकी जो सेल वॉल होगी, ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल होगी, उसकी जो कंपोजिशन है वो वैसी होगी जिस तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। इसके बाद इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिला, इनका फ्लैजिला नहीं होता, इसमें गैस वेजिकल होते हैं वाटर के अंदर मूव करने के लिए। तो गैस वेजिकल की मदद से ये वाटर के अंदर मूव करते हैं। आगे इनका जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, हमने कहा है कि ये ब्लू ग्रीन एल्जी हैं। एल्जी चूंकि फोटोसिंथेटिक थे तो लिहाजा इसको एल्जी में रखा हुआ था। अब ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक हैं, तो इट मींस के इनके अंदर ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद फूड प्रिपेयर करेंगे। तो इनकी फोटोसिंथेसिस जो है जस्ट लाइक प्लांट होती है, इसलिए कि इसमें फोटोसिस्टम 2 और क्लोरोफिल ए, ये दो मॉलिक्यूल वही होते हैं जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। अब इसके बाद इसमें हमने देखना है कि ये फोटोसिंथेसिस किस तरह करते हैं। हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है, वाटर नहीं यूज करता। इलेक्ट्रॉन के तौर पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता था, लेकिन इसमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, ये वाटर को यूज करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे, और ग्लूकोज बनाने के बाद ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो लिहाजा इनका एक फायदा ये भी है कि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब ये ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो इन्वायरमेंट में रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और क्लोरोफिल पिगमेंट है वो थाइलाकाइड्स में नहीं होते, क्योंकि ये प्रोकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जब प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो इसके सेल की अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे, उस मेम्ब्रेन का नाम है थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। तो एक थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है, सपोज ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है। याद रखिएगा ये प्रोकैरियोट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लिहाजा एक थाइलाकाइड मेम्ब्रेन होगी। थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिस्टम होगा पार्टिकल्स का, कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल होंगे, उन्हें कहते हैं फाइकोबिलिसोम। फाइकोबिलिसोम, यहां पे हम ये पार्टिकल कह लेते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स हैं, इनको कहते हैं फाइकोबिलिसोम। इसके ऊपर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, वो जो इसका प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है, इनके पिगमेंट को फाइकोबिलिन कहते हैं। ये पिगमेंट होगा फाइकोबिलिन, ये एक पिगमेंट, इसके जो पिगमेंट होंगे उसे फाइकोबिलिन कहते हैं। फाइकोबिलिन में इसका जो प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन होता है, जो ज्यादातर इसमें पिगमेंट पाया जाता है फाइकोबिलिन, उस फाइकोबिलिन को फाइकोसाइनिन कहते हैं, फाइकोसाइनिन। तो इसकी थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर फाइकोबिलिनोसोम के ऊपर एक पिगमेंट, उसे फाइकोबिलिन कहते हैं। उन फाइकोबिलिन जितने भी इसके ऊपर पिगमेंट होंगे यानी फाइकोबिलिन होंगे, उसमें जो डोमिनेंट फाइकोबिलिन है उसको फाइकोसाइनिन कहते हैं। अब इसमें जो फूड स्टोर होती है रिजर्व, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होती है। तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व फूड स्टोर करते हैं। जब फूड की डेफिशिएंसी हो तो उस वक्त ये इसको यूज कर सकें। इसके बाद अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन देखें, रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, तो इसमें रिप्रोडक्शन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं होती। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। उसको हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरह होगी। तो इसमें सबसे पहले है बाइनरी फिशन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन हमने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया से दो में डिवाइड हो जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिशन। इसके बाद बाइनरी फिशन के बाद ये हार्मोगोनिया, एकिनेट्स और हिट्रोसिस्ट बनाते हैं। ये क्या होते हैं? हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया जो है बेसिकली एक ट्राइकोन है। ये इस ट्राइकोन में ये सेल हैं, इन सेल को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया के सेल हैं। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन या शीट होती है जिसके अंदर ये सेल कवर होते हैं, ट्राइकोन जिसे हमने कहा था। अब इसमें जब एक सेल की डेथ हो जाती है या ब्रेक हो जाता है, तो ये जो सेल हैं ये ब्रेक होके तो ये डिफरेंट सेपरेट सेल बनाते हैं। इसे कहते हैं हार्मोगोनिया। जिस तरह तस्बीह जब टूट जाती है उसके दाने अलग हो जाते हैं, इस तरह इसके सेल भी अलग हो जाते हैं, तो ये हार्मोगोनिया बनाती है। एकिनेट्स, एकिनेट्स भी एक थिक वाल स्ट्रक्चर है सेल की, उससे भी रिप्रोडक्शन होती है। और एक उसके अंदर है हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट, हिट्रोसिस्ट ये होती है कि एक ट्राइकोन के सारे सेल एक जैसे होते हैं, एक सेल इसका थोड़ा सा येलोश कलर का बड़ा सेल होता है, इसे कहते हैं हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस्ट, ये जो हिट्रोसिस्ट जब इसकी डेथ होती है, इसकी डेथ होने की वजह से ये ट्राइकोन टूटता है। ये ट्राइकोन टूट के तो इसके सेल रिलीज होते हैं और इसमें रिप्रोडक्शन होती है। तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं कि साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो उसका साइज, उसकी सेलुलर फॉर्मेशन, उसकी सेल वॉल, उसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेला के बजाय गैस वेजिकल होते हैं, फोटोसिंथेटिक सिस्टम देखा है, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, और रिप्रोडक्शन हार्मोगोनिया, एकिनेट्स या फिर हिट्रोसिस्ट की फॉर्म में होती है। अब हमने देखना है इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में पहली इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है रिक्लाइमेशन ऑफ अल्कलाइन साइड। साइड की एल्कलिनिटी को कम करती है, उसमें से मटेरियल को एब्जॉर्ब करके, सैल्यूट एब्जॉर्ब करके उसको लेस एल्कलाइन बना देती है, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी क्रॉप है वो इजीली ग्रो हो सकती है। इसके बाद दूसरा है इसमें जो हिट्रोसिस थी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट की ग्रोथ के लिए बड़ी जरूरी है। नाइट्रोजन होगी तो प्लांट अपने क्लोरोफिल बनाएगा या फिर एंजाइम बनाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन रिलीज करती है, तो ये ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन के लिए यूज होगी। इसके अलावा ये पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर होती है। पोल्यूशन इंडिकेटर, पोल्यूशन इंडिकेटर इसलिए कहते हैं कि इस जगह, जिस जगह ज्यादा पोल्यूशन होगी वहां उसकी कॉलोनी का कलर चेंज होगा, लिहाजा ये पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी काम करती है। इसके बाद पोल्यूशन इंडिकेटर के बाद ये कुछ ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करती है। एंजियोस्पर्म के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, तो ये भी इसका फायदा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। इसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बाद है कि ये वाटर बलून भी बनाती है। जब ये ज्यादा अमाउंट में कहीं जमा हो जाएगी तो वाटर को डिफरेंट कलर देगी या फिर उसमें से स्मेल प्रोड्यूस होगी, वो वाटर अनएबल टू ड्रिंक होगा। तो लिहाजा वाटर बलून, जब बलून से मुराद है कि इसकी जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वाटर के अंदर तो उसमें स्मेल भी आएगी और उसकी वजह से फिर वो वाटर कंजप्शन के लिए यूजफुल नहीं होगा। अब इसमें जो सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी है, सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी एक है, सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी, सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी, सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसी टाइप है इसकी जो कि पॉन्ड्स कम बनाती है। किसी भी पॉन्ड के ऊपर
कम, उसके ऊपर एक लेयर बना देगी किसी भी पॉन्ड के ऊपर। अब जब ये बनाएगी उसके ऊपर लेयर, तो वहां ये फोटोसिंथेसिस के जरिए से फूड प्रिपेयर करेगी। इसके अंदर 60% प्रोटीन होती है, और वो जो 60% प्रोटीन है उसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो कि हमारी फूड के लिए बड़े ज़रूरी हैं। लिहाजा इसे सुपर ब्लू ग्रीन एलगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस में, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतने ही पाए जाते हैं। तो ये कुछ इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।